लास्ट वीडियो में हमने सर्कल की एक क्लास बनानी शुरू की थी और सर्कल में दो एट्रीब्यूट्स थे। वन वाज अ कांस्टेंट डबल पाई एंड वन वाज अ पॉइंटर जिसका नाम हमने रेडियस रखा था। आज सबसे पहले सर्कल डॉट सीपीपी में जाके हम यहाँ पे एरिया, सर्कमफ्रेंस, डायामीटर और डिस्प्ले वाले फंक्शन की डेफिनेशन करना चाहेंगे। एरिया का फंक्शन रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस करना चाहेंगे। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे रेडियस इटसेल्फ एक पॉइंटर है, तो एक पॉइंटर की वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में पड़ी होगी जहाँ पे ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। उस वजह से मैं यहाँ पे रिटर्न के अंदर खाली पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस नहीं लिख सकता। अभी मैं ये लिख के आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं खाली यहाँ पे पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस लिखूँ तो मेरा कंपाइलर यहाँ पे मुझे एक एरर देगा। उस एरर की रीज़न ये है कि रेडियस इटसेल्फ एक पॉइंटर है। असल में जो वैल्यू रेडियस में पड़ी हुई है दैट कम्स टू मी आफ्टर आई डी रेफरेंस द वैल्यू ऑफ रेडियस, और डी रेफरेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे एक एस्टेरिक और लगा रहा हूँ। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैंने प्रॉबली पाई डबल पॉइंटर रेडियस लिखा हुआ है। वेल एक्चुअली ऐसा नहीं है। असूलन इसको इस तरह पढ़ना चाहिए, पाई मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह सर्कमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ पे होगी 2 पाई आर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 स्टेरिक द वैल्यू ऑफ पाई स्टेरिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और दूसरा स्टेरिक जो कि डी रेफरेंस करने के लिए है रेडियस की वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 को पहले पाई से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो द वैल्यू ऑफ रेडियस के साथ, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। सिमिलरली डायामीटर के अंदर मुझे यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा ट्वाइस इनटू रेडियस, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो दैट इज़ हाउ यू विल डिफाइन दीज थ्री फंक्शंस। डिस्प्ले के अंदर मुझे सी आउट करनी है द वैल्यू ऑफ रेडियस, और वैल्यू आउटपुट करने के लिए मुझे यहाँ पे रेडियस के पॉइंटर की वैल्यू को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। फाइनली मैं यहाँ पे आउटपुट कराना चाहूँगा द वैल्यू ऑफ पाई लाइक दिस। यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेडियस को आउटपुट कराया यहाँ पे भी एक कैंडल ऐड कर लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम एंड लेट्स सी व्हाट द एरर्स आर। ऑफ कोर्स देयर वुड बी सर्टेन एरर्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड लेट्स सी इफ देयर आर एनी। वेल यस, देयर आर सर्टेन एरर्स इन आवर प्रोग्राम। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे ये एरर क्यों आया है। ये एरर कंस्ट्रक्टर में आया है। ये अगर आप इस करली ब्रैकेट को देखिए जो कि स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है ऑफ कंस्ट्रक्टर की, इट सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड an initializer list for constant member pi. The same error is on the other constructor as well, which is this constructor of circle. और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम सर्कल के अगेंस्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाया था, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी थी। लेट्स डू दैट एज वेल। इसी प्रोटोटाइप को कॉपी कर लेते हैं और उस प्रोटोटाइप को यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एक कोई ना कोई पैरामीटर टू द फंक्शन पास करना पड़ेगा और अब मुझे इसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस वक्त एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखा। व्हेन आई राइट दिस डाउन, जो डेफिनेशन करने के लिए फंक्शन की पहली लाइन है दैट इज़ करेक्ट, बट यू स्टिल सी कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वही एरर आ रहा है जो कि एक नॉन पैरामीटराइज्ड और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारे पास वो वाला एक एट्रीब्यूट जो कि एक कांस्टेंट है। क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और हम इसके अंदर वैल्यू कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं एज 22/7, इसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट या मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो इसका दूसरा नाम है उसके अंदर ऐड करनी होती है। या मुझे इसको इस तरह रीफ्रेज करना चाहिए कि जितने भी मेरे पास कांस्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका कहलाता है मेंबर या कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट्स। इसको ज़्यादातर मैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट कहा करूँगा। अब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट हम लिखेंगे कैसे? उसके लिए यू विल हैव टू कम टू ईच ऑफ द कंस्ट्रक्टर और हर कंस्ट्रक्टर की पहली वाली लाइन में जहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा होगा इसके बाद आप लिखेंगे एक कोलन के बाद यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ योर कांस्टेंट एट्रीब्यूट विच इन आवर केस इज़ पाई, और फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पे देंगे द वैल्यू ऑफ दिस पाई।
हमारे केस में इसकी वैल्यू इज़ 22/7। अभी देखते हैं कि इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आता है। बट राइट नाउ व्हाट यू वुड सी इज़ कि कम से कम मेरा ये वाला जो एरर इस लाइन पे आ रहा था दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, इट्स नो लॉन्गर ओवर देयर। इफ़ आई रन इट अगेन, इफ़ आई रन माई प्रोग्राम अगेन, यू वुड सी कि अब मेरा जो एरर आएगा यहाँ पे दैट इज़ ऑन दी नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर। इस एरर को रिमूव करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट लिखनी पड़ेगी फॉर योर कांस्टेंट एट्रीब्यूट, और उसके लिए यहाँ पे कोलन ऐड करके उस एट्रीब्यूट का नाम लिखिए और ब्रैकेट में उसकी वैल्यू ऐड कर दीजिए 22/7। यू विल डू द सेम फॉर द थर्ड कंस्ट्रक्टर विच इज़ योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। पाई की वैल्यू ऐड कर दीजिए एज 22/7। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वाकई ये वैल्यू ऐड भी हुई है या नहीं। हम यहाँ पे 3 तरीक़ों से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वो तीनों तरीके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वन इज़ दिस वन, सर्कल C1 सेमीकोलन। इस केस में हम चाहेंगे कि डिफ़ॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाए। दूसरा केस मेरे पास होगा जब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ C2 और उसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू पास कर देता हूँ ऑफ डबल टाइप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू पास करूँगा और इस केस में मैं यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करूँगा। यहाँ पे ये एरर इसलिए आया है क्योंकि दी वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड राइट नाउ। लेट्स क्रिएट अ डबल वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल और इसके अंदर एक वैल्यू लेट्स से 2.79 पास करवा देते हैं। दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सर्कल। और तीसरा तरीका ये होगा कि हम सर्कल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट C3 बनाना चाहते हैं यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो पहला तरीका है यहाँ पे, इस केस में हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। हम आपको मेमोरी मैप के ऊपर ये दिखाना चाहेंगे कि C1 कैसे क्रिएट होगा। इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट हो जाएगा। उस C1 के अंदर आपको एक पॉइंटर मिलेगा रेडियस का विच राइट नाउ इज़ नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर, और आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट एट्रीब्यूट पाई मिलेगा। और कांस्टेंट को शो करने के लिए मैं यहाँ पे डबल स्क्वायर बनाया करूँगा जिस तरह के अभी मैंने ड्रॉ किया है पाई के अगेंस्ट। अब इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये जो पॉइंटर है रेडियस का ये इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू नल PTR को पॉइंट करना शुरू कर दे। और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि यहाँ पे पाई के अंदर वैल्यू आ जाए इक्वल टू 22/7 विच इन टर्न इज़ इक्वल टू 3.1416 समथिंग समथिंग समथिंग। तो लेट्स गो टू आवर कंस्ट्रक्टर्स डेफिनेशन विच इज़ दिस वन। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर दैट वी आर डिफाइनिंग राइट नाउ। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट वैल्यू पाई की तो 22/7 कर रहा है, बट हमने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम चाहेंगे कि मेरा रेडियस नल PTR के इक्वल हो जाए। In order to do that, I'll explicitly write the value of radius is equal to null PTR over here. अब दूसरा कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास की हुई है इन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स ड्रॉ द मेमोरी मैप ऑफ C2 ओवर हेयर। और C2 के अंदर मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर मिलना चाहिए रेडियस का। यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट मिलना चाहिए पाई के अंदर इस वक्त वैल्यू जो पड़ी होनी चाहिए दैट शुड बी 22/7। और मैं चाहूँगा कि जो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे पास किया है उसके अगेंस्ट एक नई मेमोरी मिलके वो वैल्यू उस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाए जो कि मैंने पास करवाई हुई है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मेरा ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इज़ इट डूइंग द सेम थिंग? नो, बट यहाँ पे कम से कम पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल ज़रूर हो रही है। नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी फॉर रेडियस, और उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियस इज़ इक्वल टू न्यू डबल। एक नई मेमोरी डबल टाइप की क्रिएट करो और अब रेडियस जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी के अंदर वैल्यू ले जाके रख दो इक्वल टू दैट इनपुट जो कि आप यहाँ पे पास कर रहे हैं एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई कोड लिखेंगे तो एग्जैक्टली वही काम हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे मेमोरी मैप पे बनाया हुआ है। फाइनली लेट्स गो एंड सी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह काम कर रहा है। उसके लिए लेट्स सी दिस लाइन ओवर हेयर, सर्कल C3 इज इक्वल टू C2। इस केस में हम चाहेंगे कि C2 की वैल्यूज़ C3 में कॉपी हो जाएं। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे एक रेडियस पॉइंटर बने और यहाँ पे एक पाई बने जिसके अंदर वैल्यू होगी 22/7, और 22/7 वैल्यू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रखवा रहा है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट की वजह से। अब हम ये चाहेंगे कि रेडियस एक नई मेमोरी को पॉइंट करे और इस नई मेमोरी के अंदर एग्जैक्टली वो वैल्यू पड़ी हो जो कि C2 के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि 2.79। हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरा ये रेडियस जो है वो इस मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर दे और शैलो कॉपी वाला काम हो जाए। सो लेट अस डिफाइन द कॉपी कंस्ट्रक्टर नाउ। इसकी डेफिनेशन के अंदर जाके अब मैं ये काम करना चाहूँगा जो कि मैंने मेमोरी मैप के ऊपर रखवाया है।
which is first of all to create a new memory for radius. Radius is equal to new double, और मैं चाहूँगा कि रेडियस की वैल्यू हो जाए इक्वल टू ओबीजे के रेडियस की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे डी रेफरेंस करके इन दोनों को इक्वल कर दिया है, विच वुड मीन कि रेडियस जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर वो वैल्यू रखवा दो जो कि ओबीजे वाले रेडियस की मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। दिस asterisk over here means that we are dereferencing the values of our pointers। अपने प्रोग्राम को चलाने से पहले यहाँ पे C1 के अगेंस्ट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और हम ये देखना चाहेंगे कि C1 के अगेंस्ट जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो व्हाट वुड हैपन। यू वुड कम टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ डिस्प्ले ओवर हेयर, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आउटपुट करने की कोशिश करेगा आपका ये वाला फंक्शन। वेल यहाँ पे एक लॉजिकल एरर ये है कि इस वक्त मेरा इस पर्टिकुलर C1 ऑब्जेक्ट के लिए जो रेडियस है दैट इज़ इटसेल्फ अ नल PTR, और नल PTR के अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे इस तरह करके कुछ सी आउट करेंगे तो इट वुड इटसेल्फ रिजल्ट इन क्रैशिंग दी प्रोग्राम। चला के आपको दिखाते हैं। यू वुड सी राइट नाउ कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे नज़र आया था, एंड देन यू गेट द प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज, और आपको पाए यहाँ पे डिस्प्ले होके नहीं मिला। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट योर प्रोग्राम इज़ क्रैशिंग। अब आप इस प्रोग्राम की क्रैशिंग को अवॉइड कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जो कि आपको ये इंश्योर करेगा कि अगर रेडियस इक्वल टू नल PTR है तो आप कभी भी रेडियस की वैल्यू आउटपुट नहीं करेंगे। तो हम आउटपुट सिर्फ तब करवाना चाहेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ नॉट इक्वल टू नल PTR, because if it is equal to null PTR there is no point in displaying the value of radius। प्रोग्राम को अब अगर आप चलाएं तो आपको इस केस में पाई की वैल्यू आउटपुट होके मिलेगी। अब यहाँ पे एक और लॉजिकल एरर आ गया है, एंड दैट लॉजिकल एरर इज़ कि हम तो पाई के अगेंस्ट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 3.1416 समथिंग आनी चाहिए, बट पाई के अगेंस्ट जो वैल्यू आई है दैट इज़ 3। दिस इज़ बाय द वे बिकॉज ऑफ द वे यू आर स्टोरिंग द वैल्यू इन पाई। हम हर कंस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पे पाई की वैल्यू जो स्टोर करवा रहे हैं दैट इज़ 22/7। याद रखिएगा कंपाइलर कभी भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे जो हमने पाई के अंदर स्टोर कराया है एग्जैक्टली वही वैल्यू हमें मिल गई है। उसके लिए लेट्स कम टू दी वाइट बोर्ड अगेन एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये एरर क्यों आया है। It's pretty straightforward, it's just basic programming knowledge that you should have in order to avoid such confusions। आपने यहाँ पे लिखा है 22 डिवाइडेड बाई 7। 22 की डेटा टाइप जो है दैट इज़ इंटीजर, इटसेल्फ इट्स एन इंटीजर नंबर। 7 की डेटा टाइप जो है दैट इज़ इंटीजर। तो इस केस में आपका कंपाइलर इंटीजर को इंटीजर से जब डिवाइड करेगा तो इट वुड बी डूइंग इंटीजर डिवीजन, और इंटीजर डिवीजन की वजह से यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 3। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो इसको इंटीजर डिवीजन करने की बजाय आइदर कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड एक्सप्रेशन या आप इसको कंप्लीटली फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन बना लें। मिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप यहाँ पे 22 या 7 में से किसी एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना लें, जिसका मतलब ये होगा कि आप फिर फ्लोट को इंटीजर या इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड कर रहे होंगे। और उसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। अगर एक नंबर आपके पास है लेट्स से 22 और आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट में तो इसको लिख दीजिए 22.0। अगर आप 7 को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 7.0। तो इफ़ यू वांट लेट्स से टू कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दिस कुड बी वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। तो इस केस में अब आपका 7.0 हैज़ बिकम अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इट इज़ नो लॉन्गर एन इंटीजर डिवीजन, इट्स नाउ अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन वाली डिवीजन, और इस केस में आपको आंसर 3.14 समथिंग जो है वो मिल जाएगा। तो लेट्स रिमूव दिस एरर, यानी कि यहाँ पे हम तीनों तरीक़ों से तीनों कंस्ट्रक्टर्स के अगेंस्ट आउटपुट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अगेंस्ट मैं 22.0 डिवाइडेड बाई 7 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 22.0 डिवाइडेड बाई 7.0 यानी कि कम्प्लीटली फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन बना देता हूँ, और तीसरे कंस्ट्रक्टर में जो तीसरा केस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दिस इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन राइट नाउ जो कि अभी हाईलाइटेड है, और बाकी दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे दे आर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो यू वुड सी कि मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3.14286। जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि दैट इज़ हाउ योर कंपाइलर हैज़ कैलकुलेटेड इट, बट द पॉइंट ओवर हेयर इज़ कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन के साथ C2 और C3 की वैल्यूज़ आउटपुट करा लेते हैं।
दिस इज लेट्स से C2 डॉट डिस्प्ले, तो यू वुड सी कि अब यहाँ पे C2 की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपको पता चल जाए कि वाकई ये C2 की आउटपुट है। मैं यहाँ पे सी आउट मैसेज करने लगा हूँ C2 इज़ इक्वल टू, और उसके बाद एक एंड प्लेस करने लगा हूँ, विच वुड मीन कि जहाँ पे ये C2 इज़ इक्वल टू आउटपुट आ रही है उसके बाद से C2 की वैल्यूज़ आउटपुट हो रही हैं। यू कैन डू द सेम फॉर C3 एज वेल, और उसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ विद जस्ट 2 चेंजेस। चेंज नंबर 1, सी आउट के अंदर मुझे यहाँ पे C3 लिखना है, और चेंज नंबर 2, मुझे कॉल भी यहाँ पे डिस्प्ले वाला फंक्शन C3 के अगेंस्ट करना है। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ C2 की कॉपी हो रही हैं, यू वुड गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यूज़ जो कि C2 वाली वैल्यूज़ हैं, बट ऑफ कोर्स दीज आर डिफरेंट मेमोरीज दैट यू गेट ओवर हियर। Thank you very much. This is how you initialize the value of constant attributes. See you in the next video.